लाइन टेक्निक एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम बना है पैरेलल लाइन टेक्निक। इसमें हमें जोन ऑफ इलॉन्गेशन देखना है। एक्चुअली देखिए एक सिडलिंग की ग्रोथ हो रही होती है, एक सिडलिंग की ग्रोथ हो रही है। ये देखा आप लाइंस मार्क की हुई है पैरेलल ऐसे करके। लेकिन जब ग्रोथ हो जाएगी तो फाइनल स्ट्रक्चर ये देखने को मिल रहा है। तो देखो ना ये जो पैरेलल लाइंस है ये कैसी होगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस था, ये देखिए डिस्टेंस था वो चेंज हो गया। देखो मान लीजिए ये वाला एरिया ए था, पहले थोड़ी सी दूरी थी, ये इतनी सी दूरी थी, लेकिन अब देखो ए वाले एरिया को काफी इलॉन्गेशन हो चुका है, बी वाले में और ज्यादा इलॉन्गेशन हुआ है, सी वाले में इलॉन्गेशन, डी वाले में, मतलब ये ए बी सी डी एफ जी देखो इतने छोटे छोटे से एरिया थे, लेंथ हाइट कितनी थी बहुत कम, लेकिन अब ग्रोथ हुई तो इलॉन्गेशन हो गया। तो ये ए बी सी डी एफ जी क्या है, जोन ऑफ इलॉन्गेशन ही तो है। तो पैरेलल लाइन टेक्निक से हम ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि इलॉन्गेशन कहां हुआ। और आप क्या ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, ए के नीचे होगा मेरिस्टेमेटिक जोन, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन यहां कहीं होगा और मेरिस्टेमेटिक जोन के बगल में तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन होता है, राइट ना। तो पैरेलल लाइन टेक्निक से हम डिमार्केट करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कहां पर इलॉन्गेशन हुआ। तो इलॉन्गेशन पूरे एरिया में हुआ ABCDFG है ना, पहले इतना हाइट था अब इतना हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन कहां हुआ है, ABCD वाले एरिया में। देखिए यहां लिखा डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलॉन्गेशन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक, जोन ABCD इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलॉन्गेटेड मोस्ट, सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन ABCD वाले एरिया में हुआ है। क्लियर, डन। अगला देखें। अच्छा अब ग्रोथ हार्मोन्स की बात आती है, ऑक्सिन की बात आती है, इसके डिस्कवरी की बात आती है, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन की बात आती है। तो ध्यान से सुनिएगा ऑक्सिन के डिस्कवरी की बातें। देखिए चार्ल्स डार्विन फादर एंड सन दोनों, डार्विन दोनों ने फोटोट्रोपिज्म पर एक्सपेरिमेंट किया था, फोटोट्रोपिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर, कैनरी ग्रास पर फोटोट्रोपिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर ना। तो चलिए देख लेते हैं फोटोट्रोपिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट डन बाय चार्ल्स डार्विन फादर एंड सन दोनों। देखिए ये कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल है, ये एरो जो है ना डायरेक्शन ऑफ लाइट बता रहा है, एक तरफ से लाइट दी गई, ये पहले ऐसे सीधा था, ठीक, जब एक तरफ से लाइट दी गई तो ये बेंड हो गया, तो कोलियोप्टाइल क्या हो गया, बेंड हो गया टुवर्ड लाइट। इसी को फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं ना, लाइट की तरफ ब्रांचेस का या स्टेम का बेंड हो जाना क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म। लेकिन क्वेश्चन ये है ये हुआ क्यों, वो भी तो जान ले। सुनिएगा, जब लाइट मल्टी डायरेक्शनल होती है, चारों तरफ से लाइट आती है, तो शूट एपेक्स पर जो ऑक्सिन बनता है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे होंगे, ये ऑक्सिन बन रहा था। तो जब मल्टी डायरेक्शनल चारों तरफ से लाइट आती है तो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट, आप सब जानते हैं ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बेसी पेटल, मतलब फ्रॉम एपेक्स टू बेस, ये बीच में लाइन कर दिया मैंने, एरो खींच दिया, बेसी पेटल नीचे की तरफ ऑक्सिन आता है, फ्रॉम एपेक्स टू बेस की तरफ ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर, बेसी पेटल ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्सिन का, कॉमन यूनिफॉर्मली ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम एपेक्स टू बेस, जब क्या लाइट मल्टी डायरेक्शनल हो। लेकिन अगर एक तरफ से लाइट डालेंगे, जब एक तरफ से लाइट डालोगे तो होगा क्या, वो सुनिए कि ऑक्सिन जो है माइग्रेट तो करेगा फ्रॉम एपेक्स टू बेस, लेकिन एक तरफ से जब लाइट दोगे तो जिधर से लाइट दे रहे हो उधर की ऑक्सिन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, उधर की ऑक्सिन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, मतलब डैमेज होने लगेगा। तो उधर ऑक्सिन देखो डॉट ब्लैक कलर के डॉट मैंने इधर कम बनाया, मतलब जिधर से लाइट आ रही है उधर ऑक्सिन ऑक्सीडाइज हो गए, डैमेज होने लगे, इसलिए इधर ऑक्सिन कम हो गया, ऑक्सिन नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन लाइट जब एक तरफ से पड़ रही है तो जिधर से लाइट आ रही है उधर उस एरिया में क्या हो रहा है, ऑक्सिन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है। लेकिन जिधर शेड है, लाइट नहीं आ रही, उधर तो ऑक्सिन खूब सारा है, तो ऑक्सिन किधर ज्यादा है, जिधर शेड है, जिधर छाया है, और जिधर से लाइट आ रही है उधर ऑक्सिन कम है, राइट ना। ऑक्सीजन जा रहा है ट्रांसपोर्ट होकर नीचे की तरफ, लेकिन ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय होता जा रहा है जिधर से लाइट आ रही है, ऑक्सीडाइज होता जा रहा है, डैमेज होता जा रहा है। तो इल्यूमिनेटेड साइड जिधर से लाइट डाली जा रही है उधर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कम अमाउंट में हो जाएगा, और जिधर छाया है, जिधर से लाइट नहीं जा रही है, छाया उधर ऑक्सीजन नॉर्मल अमाउंट में है, तो ऑक्सीजन किधर ज्यादा है, नॉन इल्यूमिनेटेड साइड जिधर लाइट नहीं डाली जा रही है उधर ऑक्सीजन ज्यादा है। अब ऑक्सीजन ज्यादा है तो ग्रोथ ज्यादा होगी, मतलब इधर इस वाले एरिया में क्या होगी, ऑक्सीजन ज्यादा है ग्रोथ ज्यादा होगी, इधर ऑक्सीजन कम है ग्रोथ कम होगी। भाई ऑक्सीजन का फंक्शन क्या था, सेल इलॉन्गेशन कराना, तो इधर ऑक्सीजन कम है तो सेल का इलॉन्गेशन कम होगा, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है सेल इलॉन्गेशन ज्यादा होगा, इधर ऑक्सीजन कम सेल इलॉन्गेशन कम, इधर ऑक्सीजन ज्यादा सेल इलॉन्गेशन भी ज्यादा, तो ग्रोथ किधर ज्यादा हो रही है, नॉन इल्यूमिनेटेड साइड जिधर लाइट नहीं दी जा रही है, तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ग्रोथ ज्यादा होगी, इधर ग्रोथ कम, इधर ग्रोथ कम, इधर ग्रोथ ज्यादा, इसलिए ये शूट टिप या कोलियोप्टाइल बेंड हो गया टुवर्ड द लाइट। ऑक्सीजन ज्यादा होने से इधर ग्रोथ ज्यादा हुई, गिवन टाइम इधर इतनी ग्रोथ हुई, इधर कम हुई, तो इधर लाइट की तरफ बेंड हो गया, राइट। अच्छा, डार्विन ने एक काम और किया, क्या, अगले राउंड में जब एक्सपेरिमेंट किया तो जो कोलियोप्टाइल लिया उसका शूट टिप कट कर दिया, कोलियोप्टाइल का टिप काट दिया। अब जब कोलियोप्टाइल का टिप ही काट दिया, कोलियोप्टाइल का जब टिप ही काट दिया तो ऑक्सीजन का सोर्स ही खत्म, ऑक्सीजन का सोर्स ही खत्म, ऑक्सीजन है नहीं, तो लाइट देते रहो, बेंडिंग नहीं होगी, राइट। ओके, दो और एक्सपेरिमेंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सही सलामत है पूरा, ये ऐसा है सीधा कोलियोप्टाइल, राइट। इसके ऊपर एक ओपेक कैप लगा दी और इधर भी कैप लगाई, लेकिन ट्रांसपेरेंट। पुरानी एनसीईआरटी में दोनों डार्क कलर दिए हुए हैं, दोनों कैप डार्क कलर दिए हुए हैं, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उन्होंने क्लियरली बताया है, इधर डार्क कलर की कैप लगाई है, इधर ट्रांसपेरेंट लगाई है। एनसीईआरटी जो नई है उसमें दिख रहा है, तो सुनिए, टिप नहीं काटा है, अब ऑक्सीजन दिया तो कैप कैसा है, ओपेक, लाइट तो जाएगी नहीं, एक तरफ से आपने लाइट दी लेकिन लाइट तो जाएगी नहीं, ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है बोल दो, तो लाइट ही नहीं जाएगी तो बेंडिंग नहीं होगी, राइट ना। भाई लाइट ही नहीं पड़ रही है तो ऑक्सीजन का माइग्रेशन मूवमेंट कहां हो रहा है, मतलब इधर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा इधर कम होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, इसलिए बेंडिंग नहीं होगी। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जैसे नॉर्मल होता है वो हो रहा है, लेकिन एक तरफ ज्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए बेंडिंग नहीं हुई। ये भी सीधा था, लेकिन ट्रांसपेरेंट कैप है, लाइट डाली तो ट्रांसपेरेंट कैप है तो लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इधर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट के दौरान, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन ज्यादा तो ग्रोथ ज्यादा, इधर ऑक्सीजन कम तो ग्रोथ कम, इधर ग्रोथ ज्यादा इधर ग्रोथ कम, इसलिए बेंड हो गया, समझे। तो ट्रांसपेरेंट कैप लगाओगे तो बेंडिंग हो रही है, क्लियर। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि डार्विन फादर एंड सन दोनों ने फोटोट्रोपिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर, कैनरी ग्रास पर, ठीक। हाँ, ऑक्सीजन की डिस्कवरी बाद में वेंट नाम के साइंटिस्ट ने किया, किससे, ओट के कोलियोप्टाइल से, ओट एवेना सटाइवा ओट के कोलियोप्टाइल से ऑक्सीजन को निकाला था प्लांट से, किसने, वेंट नाम के साइंटिस्ट ने। कोई दिक्कत तो नहीं, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था टू डेमोंस्ट्रेट दैट टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कोई दिक्कत तो नहीं, डन। अगला देखें,
फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के इफेक्ट देखना है। मैक्सिमम मैंने वो पॉइंट कवर किए हैं जो एनसीईआरटी में, इसलिए याद रखना है। पहला, एपिकल डोमिनेंस, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। क्या होता है एपिकल डोमिनेंस? फिनोमेना इन विच एपिकल बड डोमिनेट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। एपिकल बड क्या करता है? उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है और लेटरल बड की ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। अब बातें कौन कराता है? ऑक्सिन। कैसे कराता है वो बताने जा रहा हूं। देखिए, ये मान लीजिए एक इंटैक्ट बड है, ये डिटेल डायग्राम है और ये सिंपल डायग्राम दिया हुआ है। यहां पर एपिकल बड है, राइट? इसी को इलाज करके यहां दिखा रखा है, यहां पर क्या है? एपिकल बड। ठीक, अच्छा, तो जब तक शूट टिप इंटैक्ट है, एपिकल बड इंटैक्ट है, शूट टिप सही सलामत है, एपिकल बड सही सलामत है, तो शूट टिप से क्या बन रहा है? क्या बन रहा है वहां पर? ऑक्सिन। ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट होता है बेसी पेटल, बेसी पेटल मतलब टुवर्ड द बेस। ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट होकर कहां जाएगा? ये देखो जरा, ये एक्सिलरी बड है, यहां पर एक्सिलरी बड है, ये ऊपर वाली क्या? एपिकल बड, ये साइड में क्या है? एक्सिलरी बड। तो ऑक्सिन जब बेसी पेटल ट्रांसपोर्ट होकर आएगा तो ऑक्सिन एक्यूमुलेट हो जाएगा यहां एक्सिलरी बड के आसपास, क्या इकट्ठा हो जाएगा? ऑक्सिन। अब ये जो ऑक्सिन जो इकट्ठा होगा ना, ये यहां पर एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन करा देगा। और एब्सिसिक एसिड आप जानते हैं ग्रोथ इनहिबिटर है। क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर। वो क्या कराएगा? वो लेटरल बड की ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। ये है मैकेनिज्म एक्चुअली। क्या बोल रहा हूं कि शूट टिप पर जो ऑक्सिन बन रहा है, बेसी पेटल ट्रांसपोर्ट जब होता है वो नीचे की तरफ जब आ रहा है तो धीरे धीरे ऑक्सिन आता जाएगा, ऑक्सिन ज्यादा हो जाएगा, एक्सिलरी बड के आसपास ऑक्सिन ढेर सारा हो जाएगा। ऑक्सिन ज्यादा हो जाएगा तो इट विल इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, राइट? और वो एब्सिसिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या करेगा? एक्सिलरी बड की ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। ये है एपिकल डोमिनेंस, कराता है कौन? ऑक्सिन। अच्छा, लेकिन अगर एपिकल बड को हटा दिया जाए तो क्या होगा? एपिकल बड को देखिए, मान लीजिए इस एपिकल बड को हटा दिया जाए, शूट टिप को हटा दिया जाए, शूट टिप को हटा दिया जाए, तो ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा नहीं हो पाएगा, ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा नहीं हो पाएगा, राइट ना? तो अगर हटा दिया जाए शूट टिप को तो ऑक्सिन बनना मिल नहीं रहा, वहां पर ऑक्सिन आता रहा नीचे की तरफ। अब जब ऑक्सिन नहीं आएगा तो जो एक्सिलरी बड है उनकी ग्रोथ यहां से ये सब स्टार्ट हो जाएगी, राइट? ये लिखा है यहां पर, रिमूवल ऑफ शूट टिप, डिकैपिटेशन, शूट टिप कट कर दिया जाए, रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। लेटरल बड बोले एक्सिलरी बड की ग्रोथ हो जाएगी, चाहे वो लेटरल बड इधर हो या यहां पर हो, ये सबकी ग्रोथ होने लगेगी, साइड में ग्रोथ होने लगेगी, राइट ना? और ये हम शूट टिप काटना ताकि एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाए और एक्सिलरी ब्रांचिंग, लेटरल बड की ग्रोथ होने लगे। क्योंकि लेटरल बड या एक्सिलरी बड जब ग्रो करेंगे तो ब्रांचेस बनेंगी तो लीव्स ज्यादा होंगे। तो जहां पर हमें ब्रांचेस ज्यादा घनी चाहिए, डेंस चाहिए, जहां हमें लीव्स ज्यादा चाहिए, वहां पर हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए जरा, टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग में क्या करते हैं हम? भाई डेंस ब्रांचिंग वाले पौधे तो लगाते हैं। हेज मतलब क्या? बाउंड्री बनाना, है ना? प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स लगा देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं। तो बाउंड्रीज में कैसे पौधे लगाने होंगे? डेंस, ताकि बाउंड्री इंटैक्ट रहे, राइट ना? ओके, तो हेज मेकिंग, हिंदी में बाड़ कहते हैं हेज को। खेतों में या घरों के बाहर या प्लॉट के बाहर एरिया में घने पौधे लगा देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बाड़ बनाना या हेज मेकिंग। वहां ऐसे प्लांट्स लगाने होंगे जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा हो, पत्तियां ज्यादा हो। क्लियर? एक और बात यहीं से बता के चलता हूं, क्या कि जब आप एपिकल बड हटा दोगे, शूट टिप हटा दोगे, तो एक तो ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा एक्सिलरी बड्स में, लेटरल बड्स के पास ऑक्सिन ज्यादा नहीं होगा, तो एब्सिसिक एसिड नहीं बनेगा, राइट? तो एक्सिलरी बड की ग्रोथ हो पाएगी। और दूसरी बात, रूट से साइटोकाइनिन आएगा, रूट से क्या आएगा? साइटोकाइनिन, और वो लेटरल बड की ग्रोथ करा देगा। इसलिए कहते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एपिकल डोमिनेंस। मतलब एपिकल डोमिनेंस प्रमोट कराता है कौन? ऑक्सिन। और साइटोकाइनिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को खत्म कराता है। एपिकल डोमिनेंस को खत्म कराता है मतलब लेटरल बड की ग्रोथ कराता है, लेटरल ब्रांचिंग करवाता है कौन? साइटोकाइनिन। तो ये ऑक्सिन हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल इलार्जमेंट। मेनली ऑक्सिन क्या करता है? सेल इलोंगेशन। एंड ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल्स द जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम फॉर्मेशन में भी इसका रोल है, जस्ट याद रखना है। क्लियर? ऑक्सिन का अगला फंक्शन रूट इनिशिएशन। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम कटिंग लगाते हैं ना, तो ये जब कटिंग करते हैं तो अगर स्टेम कटिंग्स को अगर हम ऑक्सिन सॉल्यूशन में डिप करें फिर सॉइल में लगाएं तो रूट फॉर्मेशन जल्दी होगा। तो इट इनिशिएट रूट फॉर्मेशन। ऑक्सिन कौन से यूज कर सकते हैं? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। अच्छा, चौथा है प्रिवेंशन ऑफ एब्सिसन। ऑक्सिन क्या करता है? जो यंग प्लांट ऑर्गन्स हैं उनके एब्सिसन को रोकता है, और जो ओल्ड प्लांट ऑर्गन्स हैं उनके एब्सिसन को प्रमोट करता है। देखिए मैंने लिखा है, IA, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन है, NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सिन है। प्रिवेंट प्री मैच्योर एब्सिसन ऑफ प्लांट ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन मैच्योर नहीं हुए उनके एब्सिसन को रोकता है। एंड इट प्रमोट द एब्सिसन ऑफ ओल्ड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, ओल्ड प्लांट ऑर्गन्स के एब्सिसन को प्रमोट करता है। ठीक, फ्लावरिंग कराता है, फ्लावर इनिशिएशन। ऑक्सिन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची प्लांट। क्लियर? पार्थेनोकार्पी, ऑक्सिन की मदद से सीडलेस फ्रूट्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि टमाटो में IA क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड के स्प्रे करने से पार्थेनोकार्पी सब जानते हैं, सीडलेस फ्रूट बनाना। तो सीडलेस फ्रूट बनाने में भी मदद मिलती है। क्लियर? ओके, सेलेक्टिव वीड किलर, आपको बताऊं ये 2,4-D ये भी एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन। ये केवल डाइकॉट वीड्स को किल करेगा, डाइकॉट वीड्स को, मोनोकॉट प्लांट को अफेक्ट नहीं करता। तो मान लीजिए आपने ग्रास लॉन लगा रखा है गार्डन में क्या लगा रखा है? ग्रास लॉन, ग्रास मतलब मोनोकॉट, राइट ना? और कोई वीड आ गया डाइकॉट वीड, तो आप 2,4-D को स्प्रे कर दे, वो क्या करेगा? डाइकॉट वीड को किल कर देगा, और जो ग्रास आपने उगाई है मोनोकॉट है, उसे कुछ नहीं होगा। तो वीड फ्री लॉन बनाने के लिए गार्डनर्स इसका यूज करते हैं। क्लियर? ये ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गए। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन, चलिए देखते हैं। जैसे ऑक्सिन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या था? क्या कराना? एपिकल डोमिनेंस। वैसे ही इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, जिब्रेलिन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है स्टेम या इंटरनोड इलोंगेशन। अगर इंटरनोड इलोंगेशन हो जाएगा तो प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी, स्टेम की हाइट बढ़ जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है इसका। क्लियर? अच्छा, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, देखिए ये एक्चुअली ये स्टेम है। क्या है? ये स्टेम है, और स्टेम पर देख रहे हैं बंच ऑफ लीव्स लगी हुई है, स्टेम पर बंच ऑफ लीव्स लगी है, राइट ना? इसे कहते हैं रोजेट हैबिट। क्या कहते हैं? रोजेट हैबिट। एक्चुअली अभी स्टेम छोटी है, स्टेम क्या है? छोटी है। क्यों? क्योंकि इंटरनोड छोटे हैं, इंटरनोड छोटे हैं, स्टेम की हाइट कम है, स्टेम की हाइट कम है, इसीलिए लग रहा है कि बंच ऑफ लीव्स लगे हुए हैं, राइट ना? इसी को रोजेट हैबिट कहते हैं, जैसे कि बीट में और कैबेज में। लेकिन इन प्लांट्स में फ्लावरिंग के जस्ट पहले जिब्रेलिन रिलीज होता है।
फ्लावरिंग के जस्ट पहले जिब्रेलिन रिलीज होता है बीट और कैबेज में, और जिब्रेलिन क्या करेगा, इंटरनोड इलॉन्गेशन करेगा। देखो इंटरनोड इलॉन्गेशन हो गया, ये लीफ सभी लग रही थी एक ही नोड पर ढेर सारी लीफ लगी, कैसा लग रहा था, एक ही नोड पर लग रहा था ढेर सारी लीफ से, बंच ऑफ लीफ से, क्योंकि स्टेम की हाइट छोटी थी। लेकिन फ्लावरिंग के जस्ट पहले जिब्रेलिन रिलीज हुआ और उसने इंटरनोड इलॉन्गेट करा दिया। तो देखो ना नोड, ये जिब्रेलिन ने क्या करा दिया, फ्लावरिंग के जस्ट पहले इंटरनोड इलॉन्गेशन, इंटरनोड का इलॉन्गेशन, तो स्टेम की हाइट बढ़ गई या नहीं, और जब इंटरनोड का इलॉन्गेशन हो गया, स्टेम की हाइट हो गई ज्यादा, तब फ्लावरिंग होगी। तो जिब्रेलिन क्या करेगा, फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। और ऐसा क्यों किया गया, फ्लावरिंग कराने के लिए स्टेम की हाइट को बढ़ाई गई, क्योंकि फ्लावरिंग होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आएगा, आप सब जानते हैं। क्लियर? तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, और आपको याद भी इतना ही रखना है कि जिब्रेलिन क्या करता है, फ्लावरिंग के पहले इंटरनोड इलॉन्गेशन करा देता है बीट और कैबेज में, और इसे कहते हैं बोल्टिंग इफेक्ट, इसीलिए लिखा हुआ है बोल्टेड शूट, है ना। जिब्रेलिन इंड्यूस इंटरनोड इलॉन्गेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन रोजेट प्लांट्स, रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में फ्लावरिंग के जस्ट पहले इंटरनोड इलॉन्गेशन करा देता है, और इसके बाद ही फ्लावरिंग होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर? डन? याद रखिएगा। अगला, इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स, ये तो जेनेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं कि कोई ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ मेज प्लांट है, ड्वार्फ पी प्लांट है, हाइट कम है, अगर जिब्रेलिन ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी। मतलब प्लांट भले ही स्मॉल टीटी है, प्लांट भले ही स्मॉल टीटी है, लेकिन जिब्रेलिन दे दिया जाए उसकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, हाइट तो बढ़ गई, फिनोटाइप चेंज हो गया प्लांट का, टॉल हो गया, लेकिन जीनोटाइप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो टॉल प्लांट बन तो गया, लेकिन अभी भी उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी, कोई समस्या तो नहीं है। तो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स की हाइट बढ़ाने के भी काम आता है। क्लियर? दो फंक्शन देख लिया हमने जिब्रेलिन के। अगला देखें, सीड जर्मिनेशन। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन के दौरान जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीड पहले क्या करता है, वाटर एब्सॉर्ब करता है। सीड में जब वाटर का अमाउंट बढ़ता है तो जिब्रेलिन सिंथेसाइज होता है, जिब्रेलिन का प्रोडक्शन होता है। सीड जर्मिनेशन के दौरान जब जिब्रेलिन सिंथेसाइज होता है, वो क्या कराता है, सिंथेसाइज करवाता है अल्फा एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ऐसी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन के दौरान ये एंजाइम्स की सिंथेसिस करवाएगा, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, स्टोर्ड फूड जो होगा एंडोस्पर्म में, उसे ब्रेक डाउन करेंगे सॉल्युबल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, उसे तोड़ देंगे किसमें, माल्टोज में, माल्टोज में टूट जाएगा ना, माल्टोज फिर ग्लूकोज में टूट जाएगा। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन के दौरान क्या करता है, एंजाइम्स बनवाता है अल्फा एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, और वो क्या करेंगे, स्टोर्ड फूड इन एंडोस्पर्म का ब्रेक डाउन कराएंगे सॉल्युबल फॉर्म में, और वो ब्रेक डाउन होने से जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बने वो कहां जाएंगे, एम्ब्रियो, और वहां यूज होंगे रेस्पिरेशन में, एनर्जी मिलेगी फॉर सीड जर्मिनेशन। क्लियर? ये लिखा है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। क्लियर? एंडोस्पर्म के स्टोर्ड फूड को ब्रेक डाउन करेंगे एंजाइम, और जो नए मॉलिक्यूल बनेंगे, स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो एम्ब्रियो में जाएंगे, रेस्पिरेशन में यूज होंगे, एनर्जी मिलेगी, और उसका यूज करके सीड जर्मिनेशन होगा। अगला देखें, अगला है इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। ग्रेप्स का जो स्टॉक है, डंठल जो होता है जिसमें ग्रेप्स लगे होते हैं, उसकी लेंथ बढ़ाता है। लेंथ बढ़ेगा तो ग्रेप्स ज्यादा लगेंगे, है ना। स्टॉक की लेंथ बढ़ गई तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग भी होगा और लंबा भी होगा, तो ज्यादा ग्रेप्स होल्ड कर पाएगा, तो ग्रेप्स की यील्ड बढ़ जाएगी। और इट आल्सो इलोंगेट एंड इंप्रूव एप्पल फ्रूट, एप्पल का साइज भी बड़ा करेगा, उसको जो एक्चुअल शेप होना चाहिए वो देता है कौन, जिब्रेलिन। अल्कोहल इंडस्ट्री या वाइन इंडस्ट्री में, ब्रीविंग इंडस्ट्री या वाइन इंडस्ट्री में अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए माल्ट बनाना होता है, माल्ट मतलब माल्टोज बनाना होता है, उसमें जिब्रेलिन का रोल है। देखिए मैंने लिखा है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड स्पीड अप माल्ट फॉर्मेशन, मतलब बार्ली सीड से बियर बनानी होती है, तो बार्ली सीड से जब बियर बनाना है तो बार्ली सीड में क्या है, स्टार्च, तो जिब्रेलिन आगे क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोज में, राइट ना। तो स्टार्च से माल्टोज बनाना ये कौन करा रहा है, जिब्रेलिन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, माल्टिंग। तो माल्टोज बनेगा, फिर माल्टोज से ग्लूकोज बनेगा, और फिर अल्कोहल प्रोडक्शन होगा। तो स्टार्च से माल्टोज बनाने में हेल्प करता है जिब्रेलिन, इसलिए बोला माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर केन प्लांट, सिंपल सी बात है, शुगर केन प्लांट में यील्ड क्या है, उसका स्टेम, इंटरनोड इलॉन्गेशन करा के स्टेम की हाइट बढ़ा देगा। शुगर केन में इंटरनोड इलॉन्गेशन करा देगा, हाइट बढ़ जाएगी शुगर केन प्लांट की, और हाइट बढ़ गई, स्टेम का लेंथ बढ़ गया, मतलब यील्ड बढ़ गई। कितना, जिब्रेलिक एसिड कैन इंक्रीज द यील्ड इन शुगर केन अप टू 20 टन्स पर एकड़। कोई दिक्कत तो नहीं, याद रखिए। जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन सेनेसेंस को डिले भी करता है, मतलब अगर किसी फ्रूट को जल्दी राइपन नहीं होने देना है, तो जिब्रेलिन ट्रीटमेंट दे दीजिए। जिब्रेलिन ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो फ्रूट जल्दी सेनेसेंस तक नहीं पहुंचेगा, मतलब वो फ्रूट जल्दी नहीं पकेगा, तो मतलब ज्यादा समय तक वो फ्रूट अनराइपन रहेगा, तो फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। देखिए मैंने लिखा है, जिब्रेलिक एसिड डिलेज द सेनेसेंस इन प्लांट पार्ट्स सो दैट द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड बाय एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, राइट ना। जिब्रेलिक एसिड अगर दे दिया जाए तो फ्रूट ज्यादा समय तक कच्चे रहेंगे, प्लांट में लगे रहेंगे, फ्रूट जल्दी पकेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, प्लांट से गिरेगा नहीं, तो फ्रूट ज्यादा समय तक कच्चा रहेगा, प्लांट में लगा रहेगा, तो फ्रूट की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ गई। अच्छा, अगला, अगर जुवेनाइल कॉनिफेरस प्लांट, मतलब यंग कॉनिफेरस प्लांट में जिब्रेलिन या बोलो जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे कर दिया जाएगा, जुवेनाइल स्टेज में कॉनिफेरस प्लांट में जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर दिया जाए, तो इनमें ग्रोथ जल्दी होगी, मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, रिप्रोडक्शन जल्दी करेंगे, सीड प्रोडक्शन जल्दी करेंगे। देखिए ना, ये लिखा है, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफेरस विद जिब्रेलिक एसिड हैस्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड को जल्दी पहुंचा देते हैं, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। क्लियर? तो जिब्रेलिन के फंक्शन हो गए। क्लियर? अगला देखें, साइटोकाइनिन, छोटे हैं, देखिए साइटोकाइनिन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन, राइट। दूसरा मॉर्फोजेनेसिस, टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं ना, कैलस से रूट और शूट बनवाना, कैलस से रूट शूट बनवाते हैं ना टिश्यू कल्चर के दौरान, उसी को क्या नाम दिया था हमने, मॉर्फोजेनेसिस। और ये किससे डिसाइड होता है, कैन बी इंड्यूस्ड बाय व्हाट, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। ये देखो, साइटोकाइनिन कम दिया जाए, कैलस को साइटोकाइनिन कम और ऑक्सिन ज्यादा, तो रूट फॉर्मेशन होगा, और वाइस वर्सा कर दिया जाए, मतलब साइटोकाइनिन ज्यादा और ऑक्सिन कम तो शूट फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन चाहिए, लो साइटोकाइनिन हाई ऑक्सिन है तो रूट बनेगा, और हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सिन है तो शूट बनेगा। क्लियर? और तीसरा बता चुका, एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है, मतलब लेटरल बड्स की ग्रोथ कराता है, लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ कराता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस की ग्रोथ कराता है। ये ऐसे तो लिखा है मैंने फिफ्थ वाला, प्रमोट्स लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, मतलब एक्सिलरी ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस, एडवेंटिशियस ब्रांचेस की ग्रोथ कराता है, मतलब एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है, मतलब ऑक्सिन के अगेंस्ट काम करता है। तो अगला फंक्शन देख लेते हैं, कौन सा, डिले इन सेनेसेंस। डिले इन सेनेसेंस कराता है कौन, साइटोकाइनिन। डिले इन सेनेसेंस कराना विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन क्या कहलाता है, रिचमोंड-लैंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, रिचमोंड-लैंग इफेक्ट। क्लियर? डिले इन सेनेसेंस कराता मतलब सेनेसेंस जल्दी नहीं आने देता, ओल्ड एज नहीं आने देता। कैसे, मान लीजिए
कोई प्लांट ऑर्गन सेनेसेंट हो गया, ओल्ड हो गया, कोई प्लांट ऑर्गन ओल्ड हो गया, सेनेसेंट हो गया, तो उसके न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करके, मोबाइल बनाकर उसके न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ करके यंग पार्ट को दे देगा। ओल्ड प्लांट पार्ट के न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करके किसको दे देगा? यंग प्लांट पार्ट को, ताकि वो जल्दी सेनेसेंट ना हो, राइट ना। इसलिए मैं कभी-कभी साइटोकाइनिन को कहता हूं एंटी एजिंग हार्मोन प्लांट्स में, राइट ना। देखिए मैंने क्या लिखा है, सेनेसेंस इज डिलेड बाय साइटोकाइनिन एज इट हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ओल्ड पार्ट से न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करके यंग पार्ट को दे देता है, ताकि यंग पार्ट ज्यादा समय तक यंग बने रहे, सेनेसेंट ना हो। क्लियर? ओके। एक और चीज, इट आल्सो हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नई लीव्स बनवाता है, और लीव्स में क्लोरोप्लास्ट भी बनवाता है साइटोकाइनिन। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट बनवाएगा, लीव्स बनवाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट बनवाएगा मतलब प्लांट ग्रीन, पत्तियां क्या होती जाएंगी? ग्रीन है, क्लोरोफिल भी तो बनेगा, तो लीव्स ज्यादा समय तक ग्रीन रहेंगी, इसलिए तो कह रहा हूं एंटी एजिंग, डिले इन सेनेसेंस करवाता है। क्लियर? डन। ये था साइटोकाइनिन। अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन। एक अकेला गैसियस हार्मोन है प्लांट में, एक अकेला गैसियस हार्मोन है ये प्लांट में। अच्छा, अब इसमें पहला फंक्शन जो देखने जा रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट को कच्चा तोड़ लेते हैं, फिर उसको पकाने के लिए हम इथाइलिन गैस का यूज कर सकते हैं। और अगर फ्रूट प्लांट में ही लगा रह गया तो अपने आप इथाइलिन बनेगा, अपने आप इथाइलिन बनेगा और फ्रूट पकेगा। लेकिन कच्चे फ्रूट को तोड़ लिया और उसको पकाना है, तो उसे अगर हम इथाइलिन दे दें तो वो जल्दी राइपन हो जाएगा। और कमर्शियल लेवल पर हम जो इथाइलिन का सोर्स जो यूज करते हैं वो है, देखिए जरा, इथेफॉन या सेपा, क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड, क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड, या बोले सेपा या इथेफॉन, एक ही बात है। अगर प्लांट में कच्चा फ्रूट लगा है, उसे जल्दी पकाना है प्लांट में ही, तो इथेफॉन का एक्वस सॉल्यूशन बनाकर रूट में डाल दे, रूट को प्रोवाइड कर दे सॉइल के थ्रू, इथेफॉन रूट से एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट्स में जल्दी फ्रूट की राइपनिंग करा देगा। लेकिन अगर आपने कच्चा फ्रूट तोड़ लिया है और उसे जल्दी पकाना है, तो गोडाउन में ये इथेफॉन का एक्वस सॉल्यूशन बनाकर स्प्रे कर देंगे। इथेफॉन क्या रिलीज करेगा? इथाइलिन गैस, और फ्रूट को जल्दी राइपन करा देगा। इसीलिए इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। एक और चीज, ये क्या करता है? रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। इथाइलिन क्या कर देता है? फ्रूट की राइपनिंग के दौरान रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है, और ऐसे बढ़े हुए रेस्पिरेशन रेट को कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। लेकिन ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाना ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग इथाइलिन कारण, ये हर प्लांट में नहीं होता। कुछ एग्जांपल दिए मैंने, बनाना, एप्पल, टोमेटो, इन प्लांट्स में फ्रूट राइपनिंग के दौरान इथाइलिन गैस रिलीज होती है और उसके कारण रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। और ऐसे बढ़े हुए रेस्पिरेशन रेट को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। और ऐसे फ्रूट को कहते हैं क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। क्लियर? तो पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट को तोड़ने के बाद जल्दी पकाना हो तो इथाइलिन का यूज होता है। अगला है स्टिमुलेशन ऑफ सेनेसेंस एंड एब्सिसन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सेनेसेंस भी कराता है। आपको बता दूं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है। लेकिन जो इथाइलिन है वो ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों कैटेगरी में आता है। ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों की कैटेगरी में आता है। क्लियर? लेकिन मेनली इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है। देखिए, सेनेसेंस और एब्सिसन कराता है फ्लावर्स का और फ्रूट्स का। थिनिंग ऑफ एब्सिसन समझते हैं? नेचुरली प्लांट ऑर्गन्स का गिरना, एब्सिसन। ओके, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट कराता है। इन प्लांट्स में जब कभी-कभी क्या होता है, ढेर सारे फ्लावर्स लग जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स लग जाते हैं, और इतने ज्यादा फ्लावर्स अगर सारे लगे रह गए, एक ही जगह पर बंचेस ऑफ फ्लावर्स लग गए और इतने सारे फ्लावर्स एक जगह लगे रह गए, तो ढेर सारे फ्रूट्स बन रहे होंगे, तो रिसोर्सेज हर फ्रूट को नहीं मिल पाएगा प्रॉपर अमाउंट में। ढेर सारे फ्लावर्स लग गए, उनसे ढेर सारे फ्रूट बनने लगे, एक ही जगह बंच ऑफ फ्रूट्स लग रहे हैं, तो रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, और रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिलेगा तो किसी भी फ्रूट का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो इथाइलिन क्या करता है कि अगर बंचेस ऑफ फ्लावर्स लग गए हैं तो एब्सिसन करा देता है फ्लावर्स का, कुछ फ्लावर्स को गिरा देता है, तो फ्लावर्स का नंबर कम हो गया, तो फ्रूट्स लिमिटेड लगेंगे, ताकि हर फ्रूट जो है वहां पर प्लांट में उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिले, फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। ठीक है ना? तो एब्सिसन होना फ्लावर्स और फ्रूट्स का, इसी को क्या नाम देते हैं अपन? थिनिंग। थिनिंग का मतलब ये डेंसिटी ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स कम कर देना। ठीक है? ओके। फ्लावरिंग कराता है पाइनएप्पल में, ऑक्सिन भी कराता था, ये भी कराता है, लेकिन ये काम और कराता है, सिंक्रोनाइज करता है फ्रूटिंग का। मतलब सिंक्रोनाइज करना फ्रूटिंग का मतलब है कि जब इसका ग्रोइंग सीजन खत्म हो, जब फ्रूट पाइनएप्पल का सीजन खत्म हो, तो सारे फ्रूट एक साथ राइपन हो। सिंक्रोनाइज फ्रूटिंग का मतलब है जितने भी पाइनएप्पल के फ्रूट लगे प्लांट में, सब एक जैसे साइज के लगे, एक जैसे शेप के लगे और एक साथ राइपन हो। तो एक साथ राइपन हो जितने भी फ्रूट्स लगे, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन? सिंक्रोनाइज फ्रूटिंग। पता चले अगर ये ना काम करे तो कुछ पाइनएप्पल सीजन खत्म होते ही राइपन हो गए और कुछ अभी भी कच्चे हैं, तो सारे फ्रूट एक ही समय पर राइपन हो, इसी को क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइज फ्रूटिंग। तो सिंक्रोनाइज फ्रूटिंग कराता है पाइनएप्पल में, और ये फ्लावरिंग भी कराता है मैंगो में। कौन? इथाइलिन। अगला रूट ग्रोथ कराता है, रूट ग्रोथ कराता है, रूट हेयर की ग्रोथ कराता है, रूट हेयर की ग्रोथ कराता है। रूट हेयर ज्यादा बनेंगे तो सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये दिया है। अगला देखिए, फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन कराता है ये क्यूकम्बर में। क्यूकम्बर में क्या करता है? खीरा में फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन कराता है। फीमेल फ्लावर ज्यादा लगेंगे, फीमेल फ्लावर ही तो फ्रूट में डेवलप होता है, तो फीमेल फ्लावर ज्यादा लगेंगे तो फ्रूट ज्यादा लगेंगे तो यील्ड बढ़ जाएगी। फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन कराता है। अच्छा, ये सीड और बड डॉर्मेंसी को खत्म करता है, मतलब उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये पीनट सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, पीनट सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग मतलब बड्स का जर्मिनेशन प्रमोट करता है। क्लियर? ओके। अगला है इथाइलिन प्रमोट, आखिरी फंक्शन बता रहा हूं, इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड या पेटियोल इलॉन्गेशन। रैपिड इंटरनोड इलॉन्गेशन कराएगा या पेटियोल इलॉन्गेशन कराएगा? किसमें? इन डीप वाटर राइस प्लांट। देखिए ध्यान से, ये एक राइस प्लांट था, पानी में डूबा हुआ, डीप वाटर। ठीक, तो क्या होगा? इथाइलिन गैस रिलीज होगी, इथाइलिन गैस रिलीज होगी प्लांट, और वो क्या करेगा? पेटियोल की लंबाई बढ़ा देगा, पेटियोल की लंबाई बढ़ा देगा, इंटरनोड इलॉन्गेट कर देगा, मतलब हाइट बढ़ जाएगी प्लांट। इंटरनोड इलॉन्गेशन से क्या होगा? स्टेम की हाइट बढ़ी, ये देखो हाइट बढ़ गई, और पेटियोल लंबे हो गए ताकि पत्तियां क्या हो जाए? पानी से बाहर आ जाए। अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड लीव्स पानी से बाहर आ गई ताकि प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज कर सके, प्रॉपर अपना मेटाबॉलिज्म चला सके। क्लियर है? यही लिखा है। इथाइलिन प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड इलॉन्गेशन या पेटियोल इलॉन्गेशन। इंटरनोड की हाइट बढ़ा देगा, लेंथ बढ़ा देगा, तो स्टेम हाइट बढ़ गई ताकि अपर पार्ट ऑफ द शूट पानी से बाहर आ जाए, या पेटियोल की लंबाई बढ़ा दिया तो भी पानी से बाहर आ जाएंगी पत्तियां। तो डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोड की लेंथ बढ़ा देता है या पेटियोल की लेंथ बढ़ा देता है ताकि अपर पार्ट ऑफ प्लांट या लीव्स जो है वो वाटर से बाहर आ जाए। ये इथाइलिन के फंक्शन हो गए। क्लियर है? अगला देखिए, एब्सिसिक एसिड। सेनेसेंस और एब्सिसन कराता है। एब्सिसन कराता है मतलब प्लांट ऑर्गन्स को नेचुरली प्लांट से गिराता है।
कैसे? बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम। सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम दोनों की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये सेल वॉल में सेलुलोज और पेक्टिन होता है, उनको डिग्रेड करेगा। सेलुलोज और पेक्टिन को डिग्रेड करेगा, सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम। तो सेल वॉल डैमेज होने लगेंगे, सेल्स डैमेज होने लगेंगी, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से प्लांट ऑर्गन्स गिरने लगेंगे। ओल्ड प्लांट ऑर्गन्स गिरेंगे ना, वो किसके कारण गिरते हैं? एब्सिसिक एसिड के कारण। देखिए लिखा है एब्सिसिक एसिड कॉज सेलेसेंस एंड एब्सिसन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम। क्लियर? बड एंड सीड की डॉर्मेंसी इंक्रीज करता है, मतलब इंड्यूस कराता है बड और सीड में डॉर्मेंसी, उनमें डॉर्मेंसी बढ़ाता है, डॉर्मेंसी करा देता है, मतलब उनकी ग्रोथ को रोक देता है। आपको बताऊं, सीड में डॉर्मेंसी मतलब डोमिनेट ना हो पाए। डॉर्मेंसी इसलिए लाई जाती है ताकि सीड को प्रॉपर टाइम मिल जाए फुली मैच्योर होने के लिए। तो एब्सिसिक एसिड क्या करा देता है? सीड में डॉर्मेंसी ला देता है। डॉर्मेंसी ला देगा तो सीड डोमिनेट नहीं करेगा और सीड को प्रॉपर टाइम मिल जाता है मैच्योर होने के लिए, डेवलप होने के लिए। क्लियर? यही लिखा हुआ है, एब्सिसिक एसिड इंक्रीज कर देता है बड और सीड डॉर्मेंसी, बड और सीड में इंड्यूस कराता है या इंक्रीज कराता है डॉर्मेंसी को, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? सीड डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, मैच्योर होने का समय दे रहा है सीड को, कि सीड तो अच्छे से मैच्योर हो जाए, एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाए, सारी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, इसके बाद जर्मिनेट करो। क्लियर? तो डॉर्मेंसी इसीलिए कराता है ताकि सीड को फुल टाइम मिल जाए फॉर मैच्योरेशन। क्लियर? ओके। और दूसरी बात, एक फायदा और है क्या? एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है सीड को टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस से बचाता है। डेसिकेशन मतलब लो वाटर कंटेंट, है ना? तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम है या नहीं है या बोलो कम है, तो भी सीड सर्वाइव करता रहेगा। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। तो कुल मिलाकर स्ट्रेसफुल कंडीशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी देता है सीड को कौन? एब्सिसिक एसिड। और एंड स्टोमेटल क्लोजिंग भी कराता है। जब वाटर स्ट्रेस होता है तो स्टोमेटा की क्लोजिंग करा देता है। स्टोमेटा की क्लोजिंग हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा या नहीं? इसीलिए इसे एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करा देता है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है? इसलिए इसे एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है? तो मैं तो सिंपल बात जानता हूं, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, हर इनहिबिटर है किसका? हर ग्रोथ प्रमोटर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, बट मेनली ये एंटी जिब्रेलिन है, मतलब जिब्रेलिन जो इंड्यूस कराता है वो उन सबको रोकता है। क्लियर? तो ये ग्रोथ हार्मोन्स थे, हमने देख लिए। क्लियर? याद रखना है फंक्शन इनके, एनसीईआरटी का पूरा। अगली स्लाइड में फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म में हम क्या बात करते हैं कि डे